तो आज का स्टेट है गुजरात। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल देख लो। तो सबसे पहले गुजरात वॉज फॉर्म आफ्टर द डिवीजन ऑफ erstwhile बॉम्बे इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 1960। ठीक है। तो अ, हम आर्टिकल की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371 जो है उसके अंदर ये दोनों जो स्टेट्स हैं इंक्लूडेड है, गुजरात एंड महाराष्ट्र, आर्टिकल 371 के अंडर। तो ये चीज था, और ये पहले बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट थे, और फिर उसमें से डिवीजन जब हुआ ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फिर हमने देखा कि गुजरात अ, जो एक गुजराती स्पीकिंग रीजन था बॉम्बे प्रोविंस के अंदर, वो अलग हो गया फ्रॉम मराठी स्पीकिंग पीपल ऑफ बॉम्बे। तो वो जो मराठी स्पीकिंग थे महाराष्ट्र रह गया, और गुजराती स्पीकिंग गुजरात बन गया। ठीक है, इन 1960। और आर्टिकल 371 के अंदर प्रोवाइड करता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड्स इन गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के अंदर कुछ इलाके हैं जो कि थोड़े पिछड़े हुए हैं, जैसे सौराष्ट्र जो रीजन है। तो अगर आप ये मैप में देखो तो आपको देखेंगे कि गुजरात के ना ऐसे ऐसे लग रहा है कि दो लोब्स कह सकते हैं, दो एक ऐसा फिंगर्स हैं। ठीक है, तो ये जो लोअर फिंगर आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं सौराष्ट्र रीजन या काठियावाड़ रीजन। ठीक है, दोनों में से कोई आप मतलब दोनों नाम रेफर किए जाते हैं। ठीक है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे पोरबंदर सिचुएटेड है, पोरबंदर जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी के जो पिताजी थे वो काठियावाड़ जो प्रिंसली स्टेट था उसके अंदर वो एक दीवान थे। ठीक है, तो थोड़ा सा रैंडम इंफॉर्मेशन है। और ऊपर वाला ये जो लोग आप देख रहे हो उसको कच्छ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी इसके बारे में। फिर हमने नेक्स्ट देख लिया आर्टिकल 371 जो है वो बात करता है स्पेशल स्टेटस के लिए अंडर आर्टिकल 371 फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। के बाद गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग्स इंडियन स्टेट। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि गुजरात का जो कोस्ट लाइन है, क्योंकि आप सरफेस एरिया देख रहे हो तो सरफेस एरिया के टर्म्स में गुजरात के पास ज्यादा एरिया आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गुजरात के अंदर सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। उसके बाद हमने यहाँ गिर नेशनल पार्क देखा हुआ है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज द ओनली अबोर्ड ऑफ एशियाटिक लायन। तो एक यूनिक फीचर इंडिया में ये है कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द फलीन जो लार्ज कैट स्पीशीज है सारी मिलती हैं। तो आप अगर बात करो टाइगर, लायन, तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन केवल इंडिया में ही प्रेजेंट है, यहाँ पे ये दोनों बिग कैट मिलते हैं। इसके अलावा फिर लेपर्ड, और लेपर्ड की जो चार वेराइटी है, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, और लेपर्ड इटसेल्फ हो गया। उसके बाद पेंथर हो गया, वो सब इंडिया के अंदर मिलता है। फिर अलंग इन गुजरात इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग टाउन। आई थिंक गजानन एक बार इसके बारे में बता रहे थे कि अलंग जो है यहाँ पर गुजरात के अंदर भावनगर के पास पड़ता है। तो भावनगर ये जो गल्फ ऑफ खंबात है इसके आसपास ही ये अलंग एरिया जो है वो पड़ता है। और यहाँ पे शिप ब्रेकिंग का जो काम है वो काफी बड़े स्केल पे चलता है। बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये लार्जली जो है रेगुलेटेड नहीं है इंडिया के अंदर, और एक इससे कन्वेंशन रिलेटेड भी है। तो अगर इंडिया वो कन्वेंशन साइन कर देता है तो इंडिया को थोड़ा सा अपना जो शिप ब्रेकिंग जो वर्क चल रहा है इंडिया के अंदर उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये चीज था, तो अलंग का थोड़ा सा नाम फेमस है, याद रखना। इसके अलावा मोटेरा स्टेडियम, तो आई थिंक इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, काफी कंट्रोवर्सी हुए थे इसके ऊपर नाम को लेके। तो ये वही 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 वाला स्टेडियम है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक गिफ्ट टी नाम से एक आईएफएससी बनाया गया है। आईएफएससी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये बेसिकली जैसे हम एसईजेड में देखते हैं, एसईजेड इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, उसकी लाइन पे ही है कि वो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एक फॉरेन कंट्री के टेरिटरी की तरह दिखेगा। ठीक है, तो जैसे एसईजेड में क्या होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते थे हम लोग, तो अगर वो डोमेस्टिकली भी यानी विद इन इंडिया के अंदर भी ट्रेड करा तो उसको इंपोर्ट कैटेगरी बोलते थे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी रहेगा। मेजर एम ये है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी वो इंडिया के अंदर आए, तो इसलिए गिफ्ट सिटी बनाया गया है। और गांधीनगर के प्रॉक्सिमिटी में ये लोकेटेड है, ऑलमोस्ट गांधीनगर ही है। देन स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन गुजरात डिस्ट्रिक्ट। और ये है स्टैचू किसकी थी, कोई बताएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। और कोई एरिया बताएगा, एरिया क्या था?
पता एरिया नहीं। था केवड़िया था, एरिया था केवड़िया। बढ़िया या। राइट। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी इसके बारे, मतलब ब्रॉडली। नेक्स्ट आते हैं बाउंड्रीज की। तो एज यू कैन सी यहाँ पे इसकी बाउंड्री जो है 4 स्टेट्स हैं। जैसे एक यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव एंड नागर हवेली, तो ये भी इसके अंदर ही लोकेटेड है, गुजरात के अंदर ही पड़ते हैं। और पहले दामन एंड दीव एज यू नो पोर्टुगीज टेरिटरीज थे ये दोनों, बाद में फिर इंडिया के अंदर आ गए ये। तो स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेट है राजस्थान, दूसरा स्टेट है एमपी, एंड थर्ड स्टेट इज महाराष्ट्र। तो ये 3 स्टेट हैं जिनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है, ठीक है। और अगर रीजन की बात करें तो आप ये जो रीजन देख रहे हैं बीच में, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ कहलाता है। ये दोनों लोब्स के बीच में आप जो वाटर बॉडी देख रहे हैं वो गल्फ ऑफ कच्छ है, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोकेटेड है गल्फ ऑफ खंबात। तो दैट्स इट। और अरेबियन सी जो है वो को फेस करता है गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं। Right. तो 6 रीजन के अंदर ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं गुजरात को। नॉर्थ गुजरात, तेरा, सेंट्रल गुजरात, एंड साउथ गुजरात, सौराष्ट्र, जिसको काठियावाड़ भी कहते हैं, ये बताया था अभी, और कच्छ, एंड देन रण ऑफ कच्छ। तो रण ऑफ कच्छ मोस्टली वो आप जो मूवीज में देखा होगा कई बार, व्हाइट कलर का पूरा जो चादर बिछा रहता है वो रण ऑफ कच्छ में ही मिलता है, ठीक है। वो पूरा का पूरा सॉल्ट है, इसकी वजह से वो वाइट अपीयर होता है। तो इसीलिए सॉर्ट ऑफ कोई ज़्यादा स्पीशीज देखने को नहीं मिलती। हाँ, एक यूनिक स्पीशीज जो यहाँ देखने को मिलती है वो था खड़ाई कैमल, खड़ाई कैमल। हमने पहले पढ़ा हुआ है खड़ाई कैमल के बारे में। उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता और वो तैर भी सकता है, ठीक है, वो कैमल। वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था इसके अंदर। और अगर कुछ सिटीज़ की इंपॉर्टेंट बात करूँ तो सौराष्ट्र में जैसे हमने बात किया पोरबंदर आ जाता है। साउथ गुजरात की बात करूँ तो यहाँ पे सूरत आ जाएगा। सेंट्रल गुजरात की हम बात करें तो इसमें गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं गुजरात की वो मोरलेस यहीं आ जाती है। फिर रन हैज़ 2 बिग पार्ट्स, द बिग रन टू द नॉर्थ एंड द लिटिल रन टू द ईस्ट, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट। ये ब्रॉडली हम कह सकते हैं रीजन्स है गुजरात के। तो कंफ्यूज मत होना, सौराष्ट्र जब भी बात होगी तो वो ये जो नीचे वाला लोब है गुजरात का, या नीचे वाला जो फिंगर है गुजरात का, उसको रेफर करेंगे, ठीक है। कई बार वो एरियाज पूछ लेता है सौराष्ट्र कहाँ होगा, विदर्भ कहाँ होगा, या मराठवाड़ा कहाँ होगा। तो ये ब्रॉडली रीजन्स है, इन रीजन्स को भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है। या बुंदेलखंड कहाँ हो गया, बाघेलखंड कहाँ हो गया, ठीक है? पुराने टाइम के ये नाम है लेकिन अभी भी चलन के अंदर है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। Right. So the next is Kathiawar region has the most decant trap, and eastern margin has pre-Cambrian rock. Rest of the region has Pleistocene and Gondwana deposit. Okay. तो ये तो इतना कोई यूजफुल है नहीं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, रिलीफ फीचर देख लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स, विंध्यास, सतपुरा, अरावली रेंजेस पास थ्रू ईस्टर्न रीजन ऑफ गुजरात, and Bhuj Solar Pond is the first large-scale solar pond in India. ठीक है, तो पहले ये रिलीफ फीचर देख लो। तो वेस्टर्न घाट आपको पता ही है, ये जो सदर्न गुजरात है वहाँ से वो शुरू होता है और फिर मालाबार कोस्ट तक वो जाता है। फिर हमने सतपुरा और विंध्या हमने देखा, वो एक तरीके से इंडिया को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करते हैं, द मिडल, यानी मध्य प्रदेश से, और वो यहाँ पे भी टच अपॉन करते हैं। देन अरावली रेंजेस हमने देखा, अरावली रेंजेस नॉर्थ में है, तो वो शुरू होती है नॉर्दर्न गुजरात है वहां से, पालनपुर एरिया है गुजरात के अंदर, वहां से शुरू होती है और एक्सटेंड होती है अप टू दिल्ली, ठीक है। तो हमने देखा था जो रिज एरिया है दिल्ली के अंदर, एक रिज एरिया है, वो बेसिकली लिमिट था, जो नॉर्दर्न लिमिट था अरावली की वो था। बट फिर ब्रिटिशर्स ने उसको तोड़कर वहाँ पे न्यू दिल्ली बसाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इसके बारे में। और सोलर पॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो सोलर पॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि एक हम एक तालाब बनाते हैं और उस तालाब के अंदर उसका जो सरफेस होता है,
जहाँ पे मतलब वो सरफेस है उसको ब्लैक पेंट से पेंट कर देते हैं पूरा, ताकि क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ब्लैक पेंट होता है दैट इज द मोस्ट बेटर, को हम बोल सकते हैं ना कि बेस्ट एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर, हाँ करेक्ट, तो बेस्ट एब्जॉर्बर, हाँ एब्जॉर्बर का होता है, सारी की सारी रेडिएशंस को वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उससे वो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा और उस गर्म पानी से हम जो है स्टीम जनरेट करने का एक आइडिया रहेगा। तो ये सोलर पॉन्ड होता है, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा और भी पढ़ सकते हो, ये मैंने बहुत ब्रीफली बताया सोलर पॉन्ड के बारे में। और सोलर पॉन्ड के अंदर वो जो पानी रहेगा वो पानी जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्ट होगा उसके अंदर, तो सॉल्ट भी डाल देते हैं तो उसकी बेटर रिटेंशन रहती है हीट। ये सोलर पॉन्ड के बारे में एक ब्रीफली आइडिया हो गया, और ये भुज के अंदर लोकेटेड है। भुज जो है ये आपका वो कच्छ एरिया के अंदर पड़ जाएगा। और भुज, आई थिंक नाम अगर फेमस होगा तो इट इज प्रीटी फेमस फॉर द अर्थक्वेक दैट केम। अर्थक्वेक आई थिंक 8 था शायद रिक्टर स्केल पे, तो काफी भारी भूकंप आया था यहाँ पे, इसलिए फेमस है, राइट। इसके अलावा मूवी भी आ रही है ऊपर अभी एक, वो भी मे बी लगान इन्फो, लगान की शूटिंग भुज में हुई थी। इसकी, लगान। ओके हाँ सही है। मेरा कच्छ कच्छ में इज ही आता है ना भुज? वो उसमें आता है। तो Kutch is a barren region with rough, rocky terrain. Run of Kutch is a seasonably marshy saline clay desert located in Thar Desert biogeographic region. Okay. तो एक सीजनली मार्शी रहता है, तो मार्शी मतलब थोड़ा दलदल का एरिया जो है वो ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ना पाकिस्तान के साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। कोई नाम बता सकता है एग्जैक्टली वो एरिया क्या है जिसका बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है? सर क्रीक। सर क्रीक। करेक्ट, एक सर, हाँ सर क्रीक है, और मेजरली उसमें एक एरिया भी आई थिंक पीटी में था, अगर किसने पढ़ा हो तो, हरामी नाला करके एक है, तो वो जो नाम है उसी का वजह से पढ़ा है, क्योंकि वो अपना कोर्स चेंज करता रहता है, तो इसलिए वो नाम पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रॉडली यही था। फिर हमने सौराष्ट्र काठियावाड़ पेनिनसुला इज अ रॉकी रीजन इंटरस्पेड विद लो लाइंग माउंटेन, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बता दिया, ये जो रीजन है ये सौराष्ट्र का काठियावाड़ पेनिनसुला बोलते हैं या फिर सौराष्ट्र भी बोलते हैं। तो हमने देखा था यहाँ पे गिरनार रेंज है, जहाँ पे वो गिर नेशनल पार्क लोकेटेड है। ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे इस काठियावाड़ पेनिनसुला में देखने को मिलती है। गल्फ ऑफ कच्छ लार्जली फ्लैट है, और यहाँ पे मार्शी जो सलाइन क्ले है वो मिलती है, ठीक है। और हमने देखा था लूनी रिवर जो है, जो कि राजस्थान से बहती है, और वो यहाँ पे डिसअपेयर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में आके, ठीक है। तो लूनी रिवर एकमात्र रिवर है इंडिया के अंदर जो ना तो किसी रिवर के अंदर मर्ज होती है और ना किसी मतलब सी में जाके गिरती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल डिटेल था। ये Next सौराष्ट्र जूनागढ़ बैक जूनागढ़ सौराष्ट्र रीजन में आती है ना? हाँ, जूनागढ़ सौराष्ट्र रीजन। सौराष्ट्र को तो बैकवर्ड क्यों कहते हैं? बैकवर्ड आई थिंक इतना कोई ज्यादा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाती ना यहाँ पर। हाँ मतलब पुराने टाइम में तो बैकवर्ड था, तभी हमने 371 में दिया था। अब तो काफी, अगर आप जाओगे तो गुजरात इज क्वाइट वर्ल्ड क्लास, मतलब अच्छे रोड्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अच्छा। अब उतना नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा एग्रीकल्चर पे फोकस था, तो इससे थोड़ा बैकवर्ड था। वो एग्रीकल्चर काफी अंडर डेवलप्ड है ना, तो इस करके उन्होंने इंडस्ट्रियल को यूज किया है, उन्होंने उस पूरी लैंड को इंडस्ट्रियलाइजेशन राइट। करने के लिए। हाँ, जैसे आप और ये एक और चीज, हाँ बोलो। एक वो अपन पढ़ रहे थे ना, वेटलैंड्स में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स गुजरात का ही एरिया कवर होता है। करेक्ट। तो सौराष्ट्र हमने यहाँ पे भी देखा ना कि रॉकी रीजन है, ठीक है, तो इसलिए सॉइल भी उतना फर्टाइल नहीं है, तो इसीलिए वो एग्रीकल्चर थोड़ा अंडर डेवलप्ड है इस रीजन में। राइट। और एक और चीज ऐड कर लूंगा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये बात कि जो यहाँ पर जो सॉइल का सेलेनेशन होता है ना, वो इट्स बिकॉज ऑफ रेन ऑल्सो। जो वहाँ पे बारिश पड़ती है वो अपने साथ मतलब सॉल्ट भी लेके आती है, मतलब ये एनसीईआरटी में है। मतलब आई थिंक वो शायद इस सेंस में है, जब पानी गिरता है तो पानी जब सूखता है ना तो वो कैपिलरी एक्शन से सूखता है, तो वो नीचे से अपने साथ वो सॉल्ट्स लेके आएगा और फिर उसको ऊपर जमा कर देगा, ठीक है।
तो उसको जैसे बोलते हैं ना, कंकड़ पढ़ा होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो उसमें कंकड़ होता है एक चीज। तो कंकड़ क्या होता है, बेसिकली वो सॉल्ट ऊपर आके जमा हो जाता है और फिर सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको खत्म कर देता है। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। और हम देख रहे हैं यही सेम प्रॉब्लम जो है, राजस्थान के एरियाज में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सेसिव इरिगेशन किया है। तो इतना ज्यादा इरिगेशन किया है ना, तो वो कैपिलरी एक्शन से वाटर ऊपर आता है, जैसे ही वो एवापोरेट होता है तो अपने साथ पीछे सॉल्ट छोड़ जाता है। ठीक है, तो ये आइडिया था। नहीं, वो फैक्टर तो है एक्चुअली। इस पे क्वेश्चन भी बन रहा था, मतलब गलत हुआ था मेरा, बट क्वेश्चन में एक ये भी ऑप्शन था कि रेन के होने से मतलब सॉल्ट आता है, रेन के साथ सॉल्ट आता है। तो ये मतलब मेरे को अजीब लगा था, फिर मैंने पढ़ा तो एनसीईआरटी में था ये। फोटो शेयर कर दूंगा, मेरे को मिलती है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम देख लो। तो नदियाँ छोटी मोटी काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक मेन नदी की बात करें तो नर्मदा रिवर है। तो आपने देखा ये एमपी से ओरिजिनेशन होता है इसका। और वहाँ से ये जो रिफ्ट वैली के थ्रू है वो यहाँ पे फ्लो करती है। तो रिफ्ट वैली है इसीलिए फ्लो कर पाती है, अदरवाइज हम देखते हैं ज़्यादातर जो रिवर्स जो हैं वो इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। ठीक है, और जो इसके अपोजिट है वो मोस्टली रिफ्ट वैलीज में ही है। नर्मदा और तापी उसका एग्जाम्पल है, ये दोनों नदियां जो है रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली कैसे बना यहाँ पे, तो आप ऊपर देखते हैं, इस तरफ आप देखते हैं कि इन पे लाई करता है सतपुरा रेंज, सॉरी विंध्या रेंज ऊपर है, एंड देन सतपुरा रेंज जो है वो नीचे है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, उसी डिप्रेशन में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। So Narmada River rises in the Amarkantak plateau of MP and flows through a rift valley. Forms natural boundary between MP, Gujarat and Maharashtra. ठीक है, ये जो ट्राई जंक्शन देख रहे हो आप, मैं जूम कर देता हूँ। ये जो आप ट्राई जंक्शन देख रहे हो यहाँ पे, ये एक बेसिकली बाउंड्री बनाता है बिटवीन महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और फ्लोज इनटू अरेबियन सी नियर भरूच सिटी एंड साइट ऑफ सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम भी इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। राइट, देन तापी रिवर अगेन मुल्ताई बैतूल रीजन में ओरिजिनेट होती है, जो कि एमपी के अंदर लाई करता है, एंड फ्लोज टू एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। नेक्स्ट आते हैं लूनी रिवर पे। तो लूनी रिवर अभी हमने डिस्कस किया था, ये आप लूनी रिवर देख सकते हो यहाँ पे। तापी के ऊपर कौन सी सिटी लोकेटेड है? तापी के ऊपर सूरत है क्या? हाँ, आप गुजरात से हो क्या? हरियाणा। तो कोई गुजरात से हो तो वो अपना इनपुट दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो लूनी रिवर जैसे बताया था ओरिजिनेट करता है राजस्थान में और एंड्स इन रन ऑफ कच्छ। तो एकमात्र इंडिया की रिवर है जो ना तो किसी वाटर बॉडी में फॉल करती है, मतलब मर्ज होती है, और ना किसी सी के अंदर मर्ज होती है। ठीक है? तो ये था इसके बारे में। और रन ऑफ कच्छ में ये गायब हो जाती है। फिर माही रिवर है। तो माही रिवर राइजेज इन द विंध्यन रेंज इन एमपी एंड फ्लोज थ्रू राजस्थान, गुजरात एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। ठीक है, तो ये माही रिवर आप देख रहे हो यहाँ पे। और इसके पास एक यूनिक डिस्टिंक्शन क्या है कि ये 2 बार कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो ये एक यूनिक फीचर है माही रिवर के पास, तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज अजी रिवर। तो अजी रिवर इज वन ऑफ द मेन रिवर्स इन द सौराष्ट्र रीजन, लाइफलाइन ऑफ राजकोट। ठीक है, तो राजकोट आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री में भी काफी फेमस है। कोई बता सकता है क्या सिग्निफिकेंस था राजकोट का? राजकोट सत्याग्रह था ना 1940 के अराउंड। करेक्ट करेक्ट, गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह किया था और बाद में उन्होंने माना था कि वो बहुत बड़ा फेलियर था। मतलब अगर गांधी जी ने एज सच किसी चीज को एक फेलियर माना तो वो आई थिंक वो यही था। नहीं, एक फेलियर वो उसको भी बोलते हैं, वो जो रॉलेट सत्याग्रह था ना, हिमालयन ब्लेंडर, उसको वो हिमालयन ब्लेंडर बोलते हैं। लेकिन वो अपना फेलियर नहीं बोलते, गांधी वो जी तो खुद उसको, नहीं मानते थे। हाँ वो गांधी अपना नहीं फेलियर मानते, वो तो अंग्रेजों का फेलियर था। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि उन्होंने, अच्छा ठीक है, तो वो मतलब 44 वाला बता दो। हाँ वो नहीं बेसिकली यही उन्होंने था। अपना फेलियर ही माना था, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें गांधी ने बोला था कि मुझे इन लोगों को पहले
टीचिंग देनी चाहिए थी, मतलब हाउ सत्याग्रह और वो तो नॉन चौरी वायलेंस चौरा, की। वो आप चौरी चौरा के रेफरेंस में बोल रहे हो। रॉलेट में ही सत्याग्रह हुआ था ना नहीं, कि चौरी। रॉलेट में तो उन्होंने जो था पहला एक मास सेल किया था ना इंडिया के अंदर। तो उसमें तो लोगों ने एज हाँ, सच कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं किया था ना। वो तो पूरा ब्रिटिशर्स का गलती था। उसमें वो इंडियंस को हिमालयन ब्लेंडर किस में बोला था, चौरा चौरी में कि रॉलेट पूना में? पैक, पूना पैक। उन्होंने रॉलेट को ही बोला था। वो चीज नहीं सही नहीं, पूना पैक को बोला था। है। पूना पैक कहाँ से? अम्बेडकर, अम्बेडकर की बात कर रहे हो तुम लोग, हिमालयन ब्लेंडर? नहीं 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 तो नहीं। हम गांधी की नहीं, बात या करें। गांधी ने भी बोला था ब्लंडर था एक। हाँ तो वो रॉलेट को नहीं नहीं, रॉलेट को ही बोला था, रॉलेट को ही बोला था, हम ब्रिटिश और ऑन दैट। और उसमें इंडियंस की कोई गलती, मतलब लॉजिकली सोचो उसमें इंडियंस की क्या गलती थी। तो अपने लिए थोड़ी बोलेंगे कि मैंने ब्लंडर कर दिया। नहीं, वो इसलिए बोलते हैं ब्लंडर की, ग्राउंड रियलिटी जाने बिना मैंने स्टार्ट कर दिया ये, हाँ, और वो लोग इसीलिए रेडी नहीं है। तो और बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या हो गया कि उधर मतलब लोगों पे काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो गई थी, तो उनको फिर अचानक से वो बंद करना पड़ा। तभी उन्होंने फिर वो चौरी चौरा एमसीएम के लिए चलाया। उन्होंने कहा था अपने आप। ये जो आप बता आई रहे हो ना थिंक वो आप ब्रिटिश के लिए कह रहे हो, बट ये इन्होंने खुद के लिए हिमालयन ब्लेंडर, वो क्योंकि लोगों को उन्होंने हाँ, सिखाया नहीं था ना कि कैसे मतलब सत्याग्रह का तरीका सारा, और लोगों ने फिर लेकिन उसको। लेकिन जो चौरी चौरा है उसके लिए क्या उन्होंने स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज किया था कि ये हिमालयन ब्लंडर है? हम्म। हम्म। Alright. मुझे रॉलेट में लगा था कि यार रॉलेट है कि चौरी चौरा है, कंफर्म है कोई भी? मैं देख रॉलेट भाई के लिए मैं भी तो रॉलेट हूँ। तीन है ना, ये ना चलो ठीक है, पर छोड़ो मैं यार, चौरी चौरा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बाद में इसको तो डिस्कस इसने करेंगे। किसी ने लिखा है ये रॉलेट है। रॉलेट ही है वैसे तो मेरे हिसाब से, बट ठीक है बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। फिर साबरमती रिवर पे आ जाओ। तो ओरिजिनेट्स इन अरावली हिल्स एंड फ्लोज थ्रू द राजस्थान एंड गुजरात एंड एम्प्टी इनटू अरेबियन सी। तो यहाँ पे ये साबरमती लोकेटेड है। और ये जो अहमदाबाद जो शहर है और जो गांधीनगर शहर है उसमें से पास ऑन करती है ये साबरमती रिवर। और बहुत ही सुंदर इन्होंने डेवलप किया है यहाँ पे साबरमती वाटर फ्रंट। तो जैसा आप मुंबई में मरीन ड्राइव देखते हो ना, उसी की लाइन पे इन्होंने साबरमती का ये वाटर फ्रंट डेवलप किया, तो बहुत ही शानदार है यहाँ पे। और फिर साबरमती आश्रम ऑफ गांधी जी इज सिचुएटेड ऑन दिस रिवर बैंक। ठीक है, तो गांधी जी का जो फेमस साबरमती आश्रम है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। फिर धरोई डैम इज बिल्ट ऑन इट। ठीक है, तो ये एक डैम भी इसके ऊपर बना रखा है इन लोगों ने। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, अगर याद रहे तो अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं, डैम्स की बात कर लेते हैं। तो सरदार सरोवर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो डैम है वो हम देखते हैं नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। एंड इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था। मेरा पाटकर का आपने कई बार नाम सुना होगा, तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन वो इसी से रिलेटेड है। डैम के अगेंस्ट वो सॉर्ट ऑफ अपील कर रहे थे। ठीक है, फिर धरोई डैम हमने देखा। धरोई डैम ये साबरमती रिवर के ऊपर बना है। फिर दंतीवाड़ा वेस्ट बनास के ऊपर बड़ा है। तो वेस्ट बनास आपको पता ही है, ये ओरिजिनेट होती है राजस्थान के अंदर और साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है? और फिर आए शत्रुंजय शत्रुंजय डैम, या फिर इसको जो शत्रुंजय रिवर है उसके ऊपर बना हुआ है, तो ये यहाँ पे लोकेटेड है इन द सौराष्ट्र रीजन। देन है कमलेश्वर डैम, तो ये है सरस्वती रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो सरस्वती रिवर यहाँ पे है। इसके अलावा हम एंशंट इंडिया में भी पढ़ते हैं, मतलब एक सरस्वती रिवर की जो महाप्रयाग है या जो प्रयागराज है, वहाँ पे 3 रिवर्स का संगम होता था। तो उसमें से एक रिवर थी सरस्वती। ये बाकी दो तो आप जानते हो, गंगा और यमुना। तो ये कुछ था इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में। सरदार सरोवर डैम के बारे में थोड़ा और डिटेल देख लो। लार्जेस्ट डैम ऑन नर्मदा रिवर, largest reservoir in Gujarat, followed by Ukai Reserve, and then series of irrigation and hydro electric multi-purpose dam है। तो काफी बड़ा इसके अंदर जो है कैपेसिटी है, इसी कारण जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि बहुत लोगों की जमीन चली गई थी इसके अंदर। और अभी भी कई जो विस्थापित लोग हैं उनको अभी प्रॉपर कंपनसेशन या रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सॉइल्स के ऊपर। तो सॉइल्स यहाँ पे आप एरिड सॉइल देख सकते हो, क्योंकि राजस्थान के साथ लगता हुआ रीजन है। और ये जो गल्फ ऑफ कच्छ, सॉरी जो रण ऑफ कच्छ है, वहाँ पे भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सेलाइन सॉइल है। ठीक है? तो वो भी एक मेजर एक
फैक्टर रहता है कि क्यों एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया इस एरिया में. एंड देन सदर्न पार्ट्स ऑफ द गुजरात प्लेन शो डीप ब्लैक सॉइल. तो ब्लैक सॉइल जो है आपको जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ और जो सदर्न गुजरात है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा. और सेंट्रल गुजरात पोजेस सैंडी लोमी सॉइल कॉल्ड एज गोरादू विच इज हाईली फर्टाइल. जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे थोड़ा फर्टाइल है और यहाँ पे अच्छी खासी रिवर्स का भी हमने देखा था, साबरमती है और माही रिवर है, सब यहाँ पे फ्लो करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है. देन काठियावाड़ और कच्छ पेनिनसुला कंटेन सॉइल डिराइव फ्रॉम डेक्कन लावा, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लैक सॉइल भी मिल जाता है. और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ जामनगर, राजकोट एंड सुरेंद्र नगर कंटेन एलुवियल सैंडी सॉइल. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. जामनगर किसी को पता है किस चीज के लिए फेमस है? ऑयल रिफाइनरी ऑयल है ना, ऑयल रिफाइनरी के लिए. रिफाइनरी, किसकी ऑयल रिफाइनरी है वो? रिलायंस. रिलायंस. करेक्ट. Reliance. वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में, तो वो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट डिटेल है इस एरिया से. अरामाको ने इसी में वो किया है क्या? हाँ, अरामको जो सऊदी का वो हाँ. कंपनी वो उसने, रत्नागिरी में था कि यहाँ पर था? रत्नागिरी महाराष्ट्र. मतलब वो आप सही कह रहे हो, वो ऑयल रिजर्वायर बना रहा है वहाँ पे. ठीक है, महाराष्ट्र में वो ऑयल रिजर्वायर बना रहा है और रिलायंस के अंदर उसने स्टेक खरीदा है. ठीक है, वो शायद उस रिलेशन से बोल रहे थे. संजय क्या बोले, वो इंडिया की लार्जेस्ट है या वर्ल्ड की बात हो रही है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट है ऑयल रिफाइनरी वो. अच्छा. ये जामनगर यहाँ कहीं पड़ता है. ठीक है, सौराष्ट्र रीजन में. राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. रेनफॉल की बात करते हैं. तो रेनफॉल जो है मोस्टली यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी मिलता है. और वेट क्लाइमेट जो है सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है यहाँ पे. और डेजर्ट क्लाइमेट इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो वो देखा था रन ऑफ कच्छ हुआ है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पड़ता है और यहाँ पे ये एक चीज हमको देखने को मिलती है कि डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है यहाँ पे. नेक्स्ट चलते हैं क्रॉप्स की तरफ. तो मेजर क्रॉप्स जो है यहाँ पे तो हाँ, 8 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको. और आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लार्जली डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्ट मानसून एंड मेजर क्रॉप प्रोड्यूस आर राइस, व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट, ऑयल सीड, बाजरा एंड जवार. ठीक है, हमने देखा है एरिड टाइप का क्लाइमेट है तो ऑटोमेटिकली बाजरा का जो कल्टीवेशन है, बाजरा जवार जो मिलेट्स होते हैं वो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि बाजरा और जो जवार है उनको कम पानी चाहिए होता है. ठीक है? और एक बात इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट ये है कि ग्राउंडनट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो गुजरात ही है. ठीक है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान आता है. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिटेल याद रखना. पानी कम है दोनों में बट फिर भी ये हम ग्राउंडनट के अंदर इनको टॉप में देखते हैं. तो टॉप में गुजरात है, सेकंड नंबर पे राजस्थान है. बाकी बाजरा और जवार तो आई थिंक प्रिटी कॉमन है, कोई भी लगा देगा. ऑयल सीड भी प्रिटी कॉमन है, कम पानी चाहिए होता है. नेक्स्ट आ जाओ. बनाना के लिए सेकंड पे आता है. कौन? गुजरात. हाँ, बनाना के लिए आंध्र के बाद गुजरात आता है. सही है. बनाना तो वैसे प्लांटेशन में हुआ ना, प्लांटेशन क्रॉप होते हैं ना. हाँ हाँ हाँ, ग्राउंड कॉटन भी उसी में आता है ना, प्लांटेशन में. करेक्ट करेक्ट, हाँ सही है. नेक्स्ट देश चलते हैं. तो इंडिया का ओनली लिक्विड केमिकल पोर्ट एट दहेज. तो दहेज यहाँ पे एक पोर्ट है जहाँ पे हम देखते हैं केमिकल का भी एक्सचेंज होता है, साथ ही साथ गैस एक्सचेंज भी है. ठीक है, तो दहेज इसलिए इम्पोर्टेंट है. और के अलावा इसके अंदर हम जो देखते हैं कि 2 of the 3 liquefied natural gas terminal in the country are located in दहेज एंड हजीरा. तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर. और इसके बाद जामनगर इज द हब फॉर बॉक्साइट रिजर्व, मैन्युफैक्चरिंग ब्रास पार्ट्स एंड वूलन टेक्सटाइल. तो कोई बता सकता है बॉक्साइट किसका कोर है? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम. करेक्ट, एल्यूमिनियम का ओर होता है, तो वो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है. जामनगर का लोकेशन भी मैंने दिखा दिया था पहले. तो नेक्स्ट आ जाओ. कलोल, खम्बाट, अंकलेश्वर आर टुडे नोन फॉर देयर ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन. तो ये भी एरियाज हैं जहाँ से थोड़ा बहुत ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो रहा है.
इसके अलावा डायमंड कटिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है सूरत। सूरत बेसिकली दो चीज़ों के लिए फेमस है, अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करें तो एक तो फॉर द टेक्सटाइल एंड दूसरा फॉर डायमंड। तो डायमंड कटिंग का काम ये बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, और मोस्ट ऑफ द डायमंड जो है वो इंडिया का इतना कोई खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है। मोस्टली जो डायमंड यहाँ पे आता है वो इम्पोर्टेड होता है, और फिर उसका हम लोग प्रोसेसिंग करके फिर उनको ज्वेलरी बना के फिर बुक आगे भेजते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे इंडिया एक्चुअली ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, वो बाहर से आता है, इंडिया में केवल प्रोसेसिंग होता है उसका। ठीक है, और चीज़ों की बात करोगे, जैसे आयरन ओर की बात करोगे, तो पहले आयरन वगैरह जा रहा था, रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था। बट ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर मिडिल में या फिर टेरिशरी स्टेट पे हम कह सकते हैं कि हम। इवन अपनी Is it डिमांड भी गोल्ड के लिए है, डायमंड में कम है। करेक्ट करेक्ट। is it true यहाँ पे मतलब डायमंड सूरत में प्रोड्यूसिंग हाँ बोलो go दीदी। on, go on. हाँ, so I was saying ये सूरत में छोटे छोटे शॉप्स में भी डायमंड ट्रेड करते हैं क्या? Is it करेक्ट। true? हाँ, वो जो बेसिकली जो लेबर ही होते हैं ना, थोड़ा टाइम हम्म। बाद इतना काम सीख लेते हैं कि वो फिर अपना ही फर्म शुरू कर देते हैं, तो वो भी हाँ, छोटी they say छोटी। it is all based on trust. यहाँ पे सारे छोटे छोटे शॉप्स भी they तो trade ट्रस्ट diamond. वो इसलिए डेवलप होता है क्योंकि वो छोटे छोटे पहले जो लेबर्स होते हैं वही अपना फिर काम शुरू कर देते हैं। तो इससे हम्म। फिर छोटे छोटे शॉप्स में भी आप देखोगे कि ये काम हो रहा है, तो इसलिए बहुत लार्ज स्केल पे होता है, और इसीलिए Yes. बहुत लार्ज स्केल पे। से रिलेटेड वो पन्ना में भी देखा ना, वहाँ पे आपको वॉल्यूम कम है यार मगर, वॉल्यूम थोड़ा कम है। एक वो अजय ने क्वेश्चन पूछा था डायमंड कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो अभी पढ़ा था ना पिछले बार, एमपी में उनका प्रोडक्शन होता है ना। और पन्ना जो पन्ना में। पन्ना का जो रीजन है वहाँ पे इंडिया में डायमंड होता है प्रोड्यूस, पर वो इतना नहीं है कि जो इंडिया की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको सेटिस्फाई कर, तो मोस्टली जो है इंडिया में इम्पोर्ट ही होता है डायमंड। 90% पन्ना से आता है शायद इंडिया। हाँ, मेजरली वही है। फिर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है ना वो आसपास एरिया, वही वाला ना? हाँ, वैसे तो पन्ना अपने आप में भी मेघालय से डिस्ट्रिक्ट है, बाकी अच्छा। बालाघाट हाँ वो रीजन पड़ता है, वो बालाघाट एकदम कोने पे है जहाँ पे छत्तीसगढ़ हाँ और हाँ। फिर फिर है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट भी है ये गुजरात। ये भी थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बात कर लेते हैं पावर प्लांट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। तो जो आप ये लाइट ब्लू में देख रहे हैं, दीज आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो सबसे पहले सरदार सरोवर डैम जो है आपको पता ही है, वो नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है, और इसका जो आउटपुट है दैट इज शेयर्ड बिटवीन गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल याद में रखना है, किसी का सोल इसके ऊपर वो राइट नहीं है, तीन स्टेट के बीच में इसका आउटपुट शेयर होता है। देन नेक्स्ट इज बाकी तो आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं है, यूकई एक यूकई रिवर थी उसके ऊपर था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लो ककरापारा। तो ककरापारा क्या है, बेसिकली एक एटॉमिक पावर प्लांट है। तो ककरापारा जो है यहाँ पे कनाडा की टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने यहाँ पे पावर प्लांट बनाया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है। कैंडू रिएक्टर्स बोलते हैं उनको, जो यहाँ पे रिएक्टर्स यूज किए गए हैं, और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर विद हैवी वाटर एज मॉडरेटर। तो आपको पता ही है जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें एक मॉडरेटर रखना पड़ता है। तो मॉडरेटर बेसिकली क्या करता है, जो हम जब एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं न्यूक्लियस से, तो मल्टीपल न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उसमें से। ठीक है, वो मल्टीपल न्यूट्रॉन्स इतने ना हो जाएं कि वो एकदम एटम बॉम्ब बन जाए। जब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है तब वो एटम बॉम्ब बन जाता है, और जब कंट्रोल होता है तो हमें बाकी जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो डाउन करना पड़ता है। जो न्यूट्रॉन्स है जो कि एटॉमिक रिएक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं, उन्हें स्लो डाउन करना पड़ता है, इसके लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया था इसके अंदर। हेवी वाटर प्लांट कहाँ पे है इंडिया में? हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हो आप? हाँ, प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आइडिया नहीं है, बता दो कहाँ। केरला। नहीं, आंध्रा में है, मनुगुरु करके एक प्लेस है आंध्रा में। तो वो ओनली प्लेस है इंडिया में? आई थिंक सो, दैट्स द ओनली प्लेस।
Then next, Gulf of Khambat and Gulf of Kutch has huge potential for tidal energy. ये तो आपने देखा था, ये गल्फ वाला रीजन पड़ता है। हाँ, ये देखिए, ये गल्फ वाला रीजन है, तो ऑटोमेटिकली जो हम शोर लाइन देखते हैं कोस्टल रीजन पे, वैसा कोस्ट लाइन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है जो टाइड्स है उनकी लेंथ काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब हाइट काफ़ी अच्छी रहती है, तो इसको यूज़ हम हार्नेस कर रहे हैं। और भी पोटेंशियल है इसका, जितना कर रहे हैं उससे तो कई गुना पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली टाइडल एनर्जी क्या होता है कि जब हाई टाइड और लो टाइड का तो आपको डिफरेंस पता ही है कि एक दिन में 2 बार हाई टाइड आती है और 2 बार लो टाइड आती है। तो जब हाई टाइड आएगी तो हम लोग एक एम्बैंकमेंट बना लेते हैं। सपोज हमने ये एक चेम्बर बना लिया, और ये एक चेम्बर बना लिया, तो जब लो टाइड आएगी तो पानी जो है वो इसके नीचे रहेगा, ठीक है? तो पानी इसके अंदर घुसेगा नहीं उस टाइम। लेकिन जब हाई टाइड आती है तो हम लोग इसका गेट खोल देते हैं, और लेट्स से हाई टाइड की लेंथ ये रही, ठीक है? तो जब हाई टाइड आई तो पानी इसके अंदर घुस गया, इस रिजर्वॉयर के अंदर, और हमने गेट को बंद कर दिया, ठीक है? और जब लो टाइड आई, यानी जब लेंथ यहाँ पे है वो उस वाटर की, तो हम उस गेट को खोल देते हैं, ठीक है? तो पानी जो रिजर्वॉयर में भरा हुआ था वो निकलने लग जाएगा वापस, ठीक है? तो जब वो पानी निकलने लगेगा तब हम आगे यहाँ पे एक टरबाइन लगा देंगे। यहाँ पे वो टरबाइन लगाने से जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा तो वो एक टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन घूमेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ठीक है? तो ये टाइडल एनर्जी ऐसे काम करती है। हाई टाइड लो टाइड के ऊपर बेस हो रहती है। हाई टाइड आएगा तो रिजर्वायर अपने आप भर जाएगा, कोई अलग पंप लगाने की जरूरत नहीं है। और जब लो टाइड आएगी, जब वाटर लेवल कम हो जाएगा, तो इस रिजर्वायर में से पानी हम छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, तरीके से टाइडल एनर्जी काम करती है। नेक्स्ट आ जाओ, पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑलराइट, ब्रिजेस भी है। तो जामनगर ऑयल रिफाइनरी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट रिफाइनरी एट अ सिंगल लोकेशन। ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया। फिर दीनदयाल या कांडला पोर्ट इज वन ऑफ द 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद मुंद्रा पोर्ट है। तो मुंद्रा पोर्ट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लोकेशन है इसका। और ये जो हमने दूसरा वाला देखा था कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट, ये ऊपर लोकेटेड है। ये कच्छ जो एरिया है, कच्छ पोर्शन है, उसके अंदर लोकेटेड है यहाँ पे। और ये बड़ा आपका गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, उससे खुलता है ये पोर्ट वहाँ पे। देन इसके बाद गोल्डन ब्रिज वॉज बिल्ड इन 1881 बाय ब्रिटिश, कनेक्टिंग अंकलेश्वर टू भरूच इन द गुजरात स्टेट, ठीक है? तो गोल्डन ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया था 1881 में। और विद 17 एयरपोर्ट इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग एयरपोर्ट्स इन इंडिया। एक मेजर डिस्टिंक्शन है इसके पास कि सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स अगर कहीं है गुजरात में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ नेशनल पार्क्स के ऊपर। नेशनल पार्क्स यहाँ पे देखे थे सुबह। तो मरीन नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क था इंडिया का। तो ये आप लोकेशन देख सकते हो, गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर लोकेटेड है। वही जामनगर एरिया जो है वहीं पड़ता है, ये भी उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। यहाँ पे 42 आइलैंड्स है छोटे छोटे ऑन द जामनगर कोस्ट एंड मोस्टली सराउंडेड बाय रीफ, ठीक है? कोरल रीफ्स काफी मेजर संख्या में, इसीलिए मरीन नेशनल पार्क बनाया गया। और बेस्ट नोन इज पिरोटन। तो पिरोटन आइलैंड जो है वो भी यहीं पे लोकेटेड है। तो कई बार आई थिंक नाम सुना होगा इस पिरोटन आइलैंड का। Then biodiversity has been under threat on several scores like extraction of coral and sand by cement industry। तो उससे काफी ज्यादा हम देख रहे हैं डिग्रेडेशन भी हो रहा है कोरल्स का, उसी को ध्यान में रखते हुए ये मरीन नेशनल पार्क बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है? और हमने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था जो हमने बात किया था पहले भी, कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो गुजरात का जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उन लोगों ने मिलके यहाँ पे एक आर्टिफिशियल कोरल रीफ बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने बेसिकली क्या किया था, एक स्टील फ्रेम लिया और उसको चार्ज कर दिया। तो उस चार्ज जो स्टील फ्रेम है वो अट्रैक्ट करेगा कार्बोनेट आयंस को, समुद्र में जो कार्बोनेट आयंस होते हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, और ऑटोमेटिकली वो कार्बोनेट आयंस स्टील फ्रेम के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे कि कोरल रीफ्स को एक पहले से बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसके ऊपर वो जल्दी से ग्रो कर पाएंगे।
नेक्स्ट देखो भांसा। तो भांसा लाइज ऑन द वेस्टर्न घाट ऑफ सह्याद्री रेंज, डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया हैविंग ग्रोव्स ऑफ कटास। कटास ये भांसा यहाँ पे पड़ा। ये कटास जो है बैम्बू ऑफ इंडस्ट्रियल यूज होता है, तो इसका ये नाम पड़ा है उसी से। एंड अंबिका रिवर फ्लोज थ्रू इट भांसा के अंदर। देन गिर नेशनल पार्क हमने पढ़ा था। गिर जो है वो एक नेचुरल अबोर्ड है इंडिया में एशियाटिक लायंस का। एशियाटिक लायंस का जो यूएसटीएन स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड। तो ये कुछ डिटेल है जो आप याद रखना है। और क्योंकि ये एक ही एरिया में कन्फाइंड है, तो इसीलिए इनको अगर कोई बीमारी वगैरह हो गई तो सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो वाइप आउट हो जाएगी। उसी चीज़ को एक तरीके से इंश्योर करने के लिए कि ऐसा ना हो, हमने कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, वहाँ इनको ट्रांसलोकेट करने की बात हो रही है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कमलेश्वर डैम भी लोकेटेड है इसी गिर के अंदर, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और 7 मेजर पेरेनियल रिवर्स ऑफ गिर है यहाँ पे। और एशियाटिक लायन की हमने बात कर ली। इसके अलावा ब्लैक बक जो है वो भी इस यहाँ पे लोकेटेड है। तो ग्रासलैंड है विद सेमी एरिड कंडीशन, नोन फॉर कंजर्विंग ब्लैक बक एंड लेसर फ्लेमिंगोस। ठीक है, तो ये ब्लैक बक के लिए रहा यहाँ पे। और थोड़ा सा राजकोट जो एरिया है उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है। और ब्लैक बक जो है हमने IUCN स्टेटस देखा था, कोई बता सकता है क्या था ब्लैक बक का? लीस्ट कंसर्न। प्लीज कंसर्न था। नेक्स्ट चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे पहले आप देखिए नारायण सरोवर। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो कच्छ रीजन है वहीं पे पड़ता है। इसके अलावा नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज द लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी इन गुजरात। तो नाल सरोवर लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे कहीं पड़ेगा, यहाँ पे। तो ये गुजरात का लार्जेस्ट वेटलैंड है, लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी। और रामसर साइट के अंदर भी इसका नाम आता है, रामसर साइट में भी इंक्लूडेड है। देन शूल पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट एंड moist deciduous forest ecoregion has Zarwani waterfall। तो ये शूलपनेश्वर नेशनल पार्क है यहाँ पे लोकेटेड। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे वंशदा। तो ये वंशदा भी बोलते हैं, कई जगह VANSDA पढ़ोगे, वंशदा भी पढ़ोगे। वंशदा भी बोलते हैं, वंशदा भी बोलते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, बस ये याद रखना कि ऐसा कुछ नाम है। ये वंशदा बैम्बू के नाम पे पड़ा है, मतलब वो नाम। हाँ, तो वही है वो। बांस। हाँ सही बोला, बांस के नाम पे। तो ये शूलपनेश्वर जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी का ही थोड़ा सा पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं रामसर वेटलैंड्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। तो बायोस्फीयर रिजर्व में हमने पढ़ा है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़ा था। तो ये कवर करता है बन्नी ग्रासलैंड। तो हमने बन्नी ग्रासलैंड पढ़ा था कि सवाना टाइप का एरिया रहता है ये, और ग्रासलैंड इसलिए ग्रासलैंड नाम दिया हुआ है ऑफ गुजरात। और यहाँ पे वाइल्ड एस डोंकी जो है वो मिलता है। ठीक है, ट्राइब का नाम क्या है? बन्नी ट्राइबन। हाँ, नहीं नहीं, मालधारी। करेक्ट, मालधारी। मालधारी तो आई थिंक यहाँ पे गिर के अंदर है, मे भी शायद वहाँ पे भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। बाकी गिर के अंदर तो पक्का है, ठीक है, हो सकते हैं वहाँ पे भी हो। तो आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी लोकेशन देख लो, होल लेक, नाल सरोवर इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रामसर के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर पेरिज लेक, बधावना लेक, नानी काकड़ लेक। ठीक है, तो यही कुछ है। और इसके अलावा खिजड़िया लेक, तो जामनगर जो एरिया है वहीं पे पड़ता है ये खिजड़िया लेक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर देते हैं। तो ये रानी की वाव जो है ये एक इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है। और ये रानी की जो वाव है ये, इसका सिग्निफिकेंस जो है हमारे मिडिवल हिस्ट्री से है। तो जो सोलंकी डायनेस्टी थी वो रूल करती थी यहाँ पे। तो उन्हीं में से एक जो राजा थे आई थिंक भीमदेवा। तो भीमदेवा की जो रानी थी उनकी याद में ये रानी की वाव बनाया गया। तो रानी की वाव जो है बेसिकली एक बावली है। बावली मतलब स्टेप वेल।
तो वो है यहाँ पे और काफ़ी ब्यूटीफुल है। फिर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कितना ब्यूटीफुल बना रखा है। फिर है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो पावागढ़ जो है वो हाईएस्ट पीक है गुजरात की, ठीक है। तो अगर आप कभी पावागढ़ जाने का मौका मिलता है तो आप देखोगे कि एकदम ऐसा लगता है कि बादलों में आ गए हो। डिस्पाइट इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि बादलों में आ गए हो। और बाहुबली में आप देख रहे थे ना, बहुत ही लश ग्रीन फॉरेस्ट है, तो वैसा आपको देखने मिलेगा इस पावागढ़ एरिया में। तो दैट इज अबाउट इट। और हाँ, रानी की वाव सोलंकी डायनेस्टी क्वीन उद्यामती के उसके याद में बनाया था भीमदेव वन ने। और सेंट्रल थीम इसकी दशावतार है इंक्लूडिंग बुद्धा। तो दशावतार तो पता ही है आपको। तो दैट इज ऑल। और अभी जो 100 रुपये का जो नया नोट आया ना, पर्पल वाला, उसके पीछे रानी की वाव है, तो रानी की वाव की फोटो है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट इसके बारे में। फिर है अहमदाबाद, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट द ऑनर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और द वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद वाज फाउंडेड बाय सुल्तान अहमद शाह ऑफ गुजरात सल्तनत इन 1411 ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है। तो अभी भी ये जो वॉल्स है ये क्लोज करती हैं अहमदाबाद। तो ये कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। इसके अलावा चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क की बात करें तो इट डिपिक्ट्स ट्रांजिशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर। काली माता टेम्पल है, ये जो हिल टॉप है ना पावागढ़ का हिल टॉप, उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो काली माता का ये टेम्पल मिलेगा, काफी फेमस है। एंड द साइट इज ओनली कंप्लीट एंड अनचेंज इस्लामिक प्री मुगल सिटी। तो एक प्री मुगल सिटी भी यहाँ पे लोकेटेड है जो अभी भी उसी कैरेक्टर में है जैसे जो बनी थी तब थी, राइट। नेक्स्ट कल्चर की बात कर लेते एक हैं। चंपानेर is the same Champaner as लगान movie. पता नहीं, but I think लगान was more or less a fictional movie, ठीक है। तो हो भी सकता है तो उसका इससे कुछ लेना ना हो, नहीं भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है डांडिया रास। तो कई बार मूवीज में देखा होगा आपने, वो कुछ छोटी छोटी स्टिक्स लेके आपस में वो टकराते रहते हैं उनको। तो ये इस तरह का ये डांडिया रास जो डांस है ये फोक थिएटर है द रीजन ऑफ गुजरात। तो इसके अंदर पॉलिश स्टिक यूज होती है जिनको डांडिया बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट अ मॉक फाइट बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड माइटी डीमन महिषासुर। तो महिषासुर और दुर्गा के बीच में जो लड़ाई थी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए नवरात्रा में सेलिब्रेट होता है। यूजली नवरात्रा के अंदर सातों जो नवरात्रा में 9 दिन होते हैं, जो 9 दिन है उनके अंदर रात के टाइम ये आप गुजरात अगर जाते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा। और वो नवरात्रा में हम दुर्गा माता की ही पूजा करते हैं या उनके फॉर्म्स की पूजा करते हैं, तो इसलिए ये रिलेशन है उसका। नेक्स्ट, पासेस नहीं मिलते इसके। अरे बहुत मिलते हैं, जगह जगह कर ही रहे होते हैं, कहीं चले जाओ। हाँ वो तो है। हाँ, बाकी हाँ कुछ अगर आपको अच्छी जगह जाना है तो फिर तो पास का ही होगा। नेक्स्ट इज गरबा। तो गरबा आपने कई बार वो कौन सा वो सीरियल जेठालाल में, तो उसमें वो कई बार दया करते रहते, देखा ही होगा। तो तारक मेहता कई बार 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 करती है। सही है। तो जो नेम है वो डिराइव किया गया गरबा। गरबा मतलब जो वोम होता है, गर्भ जो जिसको बोलते हैं उससे आया। तो वोम मतलब जो मदर का जो यहाँ से बर्थ देते हैं वो। और कस्टमरी परफॉर्म बाय वुमेन एट द टाइम ऑफ नवरात्रा। तो नवरात्रा के टाइम इसे परफॉर्म किया जाता है अलॉन्ग विद डांडिया रस। गरबा भी काफी पॉपुलर है यहाँ पे। तो इसमें वो गोल गोल घूमते हैं, तो जो डैड ऐसे डांस करती है वैसे ही डांस है ये, और कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट है पाटन पटोला। है तो पाटन जो है वो एक प्लेस है गुजरात के अंदर। आप नॉर्दर्न साइड में ही देखोगे पाटन को। तो यहाँ पे डबल इकत यानी डाइंग टेक्निक होती है। हैंड वोवन साड़ी मेड ऑफ सिल्क, यूनिक डाई टेक्निक वेयर वन कैन सी आइडेंटिकल पैटर्न्स ऑन बोथ साइड ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। तो दोनों साइड मतलब आप सपोज अगर ये शीट ऑफ पेपर है तो इसके ऊपर भी सेम प्रिंट मिलेगा और इसके नीचे भी सेम प्रिंट मिलेगा, ठीक है। तो ये डबल डाई टेक्निक है। तो ये पाटन पटोला है। तो पीपी से ऐसा कुछ याद रख लो, पीपी है डबल है, तो डबल ओवन सारी है, ठीक है। डबल। फिर है टंगालिया शॉल। तो टंगालिया शॉल इट इज बेसिकली a 700-year old indigenous craft native to Saurashtra region. The pattern is used for preparing shawls, dupatta, dress materials
एंड होम डेकोर एसेसरीज। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ जीआई टैग है इसके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये सौराष्ट्र रीजन में प्रैक्टिस होता है और काफ़ी पुराना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ट्राइब्स की बात कर ले, पीवीटीजी। तो पीवीटीजी में यहाँ कोलगा है, सिद्दी है एंड पादर ट्राइब है। तो ये 3 पीवीटीजी हैं ब्रॉडली, ऑल्सो नोन एज कोलगा, कोलचा, धुरकोली एंड टोकरे कोली। ठीक है, तो ये कोलगा ट्राइब नाम से भी जाती है और कंस्टिट्यूट करती है मेजोरिटी ऑफ 57% अमंग द पीवीटीजीज ऑफ गुजरात। ये थोड़ा सा है चीज। देन सिद्धि ट्राइब है, तो सिद्धि ट्राइब बहुत जगह देखने को मिलती है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, तो काफी वाइड रेंज है इनका लिविंग का। और बिलीव दैट दे आर अफ्रीकन ओरिजिन बिकॉज ऑफ क्लियर नेग्रोइड रेशियल स्टेट। तो थोड़ा सा मतलब जैसा मतलब एथनिक जो बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं वो जो हम अफ्रीका में देखते हैं उनसे मिलता है। ठीक है? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये फॉरेनर है, बट ये फॉरेनर नहीं है, ये इंडिया के अंदर ही बहुत पहले से रह रहे हैं। देन नेक्स्ट फादर ट्राइब की बात करते हैं, तो लिव अराउंड नेचुरल लेक नाल सरोवर इन भाल एरिया, स्ट्रिक्टली एंडोगेमिस, मतलब अपने अंदर ही कम्युनिटी के अंदर ही शादी करते हैं, बाहर नहीं जाते। और हैव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटी पंचायत एंड फ्लोक डांसेस फादर डांस। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाओ ट्राइब के बारे में, तो कोतवालिया एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, ऑल्सो नोन एज वितोलियाज, नोन फॉर द स्किल ऑफ प्रिपेयरिंग बैम्बू आर्टिकल। ठीक है, तो आप ये इमेज में भी देख सकते हो कि बैम्बू के कुछ कुछ आर्टिकल्स इन्होंने बना रखे हैं, तो उसी का बनाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। और बाइलिंगुअल स्पीकर्स हैं, मतलब 2 लैंग्वेज बोलते हैं, स्पीकिंग द कोतवाली लैंग्वेज विद ईच अदर एंड गुजराती विद गुजराती स्पीकर। 2 लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा अगर दिमाग में रहे तो। देन वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं, तो हमने वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड एस जो था हमने देखा था, ये कच्छ वाला जो रीजन है ना, रन ऑफ कच्छ, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो आईयूसीएन की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है, और सब स्पीशीज ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस ओनेजर नेटिव टू साउथ ईस्ट सदर्न एशिया। तो हमने ये जो ओनेजर था हमने देखा था, ये जो हड्डियाँ मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो बोला जाता है कि वो हॉर्स की नहीं थी बल्कि एक ओनेजर की बोन। तो उसी लाइन से ये इंडियन वाइल्ड एस भी है, एंड मोर ऑफ अ हॉर्स लाइक एंड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इंडियन एनिमल। तो ये भी है कि नाम भले ही इसका गधा है, लेकिन दिखता घोड़े जैसा है और भागता भी घोड़े जैसा है। ठीक है, तो ये सब गधों में सबसे सुंदर लग रहा है ना। सही कह रहा है। और सैंडी सलाइन एरिया, क्योंकि हमने बात किया कच्छ रीजन में, तो वही सैंडी सलाइन इसका हैबिटेट हो गया। और हैज नो प्रेडेटर बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। वो नियर थ्रेटेड कैटेगरी में सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट की वजह से आ गया, कोई यहाँ पे कोई इसको हंट करने वाला प्रेडेटर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर एशियाटिक लॉयन तो हमने बता ही दिया आपको। एक सेकंड, इसमें ये जैसे उसको कैमल पे डोमेस्टिकेटेड था, ये भी डोमेस्टिकेट किए जा सकते हैं, नहीं हो सकते? हाँ यार, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आ गया ना, नियर थ्रेटेंड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है शायद ये, तो इसको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता, वो बात अलग हो जाती है, बट आई थिंक इसको डोमेस्टिकेट करना ही नहीं होता, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में होता है ना, तो आप डोमेस्टिकेट कर नहीं सकते। ठीक। हाँ, फिर आईयूसीएन स्टेटस की बात कर लें लॉयन की, तो आपको पता ही है एंडेंजर्ड होता है, एंडेमिक टू सतपुरा रेंज ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो वो देखा ही था, एंडेमिक है, और फेसेस थ्रेट ऑफ जेनेटिक इनब्रीडिंग अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन इन वन प्लेस। तो एक एक टर्म होता है बायोलॉजिकल इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि आप जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के साथ लगातार ब्रीडिंग कराए जाओ कराए जाओ कराए जाओ, तो उससे जो आने वाली प्रोजेनी होती है ना, वो फिर बेकार होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उनमें बेटर क्वालिटीज नहीं होती, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनका जो एरिया उसको डाइवर्स किया जाए। इसीलिए वो पूनो पालपुर में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये है कि एक अगर कोई एक डिजीज फैली, वो पूरे के पूरी एशियाटिक ये जो लायन है इसको वाइप आउट कर देगी, तो वो हम नहीं चाहते। और दूसरा क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी एक ही ब्रीड मतलब एक ही पॉपुलेशन के अंदर एक ही स्पेस के अंदर उनको बार बार ब्रीडिंग कराते जाओगे तो उनके फिर जो प्रोजनी है वो खराब निकलेगी।
मेरा एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च किया था MOEFCC ने। तो ये एक प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग फॉर कंजर्वेशन ऑफ ये क्या बोलते हैं एशियाटिक लायन। ईयर बताओ इसका। ईयर 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 यार याद नहीं, बता दो क्या। 72 है ना? 72 तो प्रोजेक्ट टाइगर है, के साथ लॉन्च किया था ये। 71 होगा फिर ये आई थिंक शायद उसके बाद ही लॉन्च किया करा है, तो पहले प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, उसके बाद कुछ लॉन्च किया था। तो ईयर देख लेना कोई। 72 है शायद। 72 ये। मतलब द गिर लायन सेंचुरी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 72। कुछ अलग है क्या? फिर वही होगा, मेरे को भी पक्का नहीं पता है। ये 72 मान लेते हैं इसको। ईयर इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब एज सच तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको क्रोनोलॉजी याद शायद पूछ ले, शायद याद रहे क्रोनोलॉजी तो पूछ ले। याद रहे तो बेटर है। ठीक है, फिर आता है रोरो सर्विसेज। तो रोरो का मतलब रोल ऑन रोल ऑफ। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप ये भावनगर देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप भरूच देख रहे हो, और बीच में है सी ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ खंबात। तो अगर किसी आदमी को जाना है तो उसको ये पूरा भावनगर का घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अगर मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें उन दोनों के बीच में केवल 31 किलोमीटर का है, लेकिन वो सिर्फ सी है, इसकी वजह से उसे 360 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। समझ रहे हो, जो डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 घंटे में हो जाना चाहिए था क्लियर, उस डिस्टेंस को कवर करने में कम से कम 10-12 घंटे लग जा रहे हैं। तो इस चीज़ को एक तरीके से इस एक मेजर इम्पेडिमेंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे रोरो सर्विस चलाया गया था। बेसिकली आप अपनी गाड़ी लाओ, ये फेरी है, इसके अंदर चढ़ाओ, और फिर यहाँ पे जाके मतलब भावनगर से चढ़ो उसके अंदर, और फिर भरूच के ऊपर उतर जाओ। तो ये आइडिया रोरो सर्विसेज का, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस। तो इसके अंदर आपके ट्रक्स, सेमी ट्रक्स, ट्रेलर्स, रेल रोड कार्स सब कुछ जा सकता है। और पार्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट का। सागरमाला हम जो है इसको बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए करा। फिर है सोनी योजना। तो सोनी सॉरी, सोनी योजना बेसिकली सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम। तो सोनी योजना एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो एम करता है टू सॉल्व वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ द पार्ट रीजन ऑफ सौराष्ट्र ऑफ गुजरात। हमने देखा था सौराष्ट्र गुजरात जो ये जो एरिया है, ये काफ़ी रॉकी है और ऐसे ज़्यादा वाटर बॉडीज अवेलेबल नहीं है, या फिर रिवर्स अवेलेबल नहीं है। तो उस एरिया को वाटर स्कैरिसिटी से दूर बचाने के लिए ये सोनी जो प्रोजेक्ट है ये यूज़ किया गया है। तो इससे फिल अप कर देगा मेजर डैम्स इन सौराष्ट्र बाय डाइवर्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सरदार सरोवर डैम और नर्मदा। फिर पाइप कैनल यूज इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल ओपन कैनल। तो ये भी एक आइडिया है इसके अंदर, ये पाइप कैनल्स यूज करेंगे रादर देन ओपन कैनल। फिर हाँ, ये बुलेट ट्रेन के बारे में तो आपको पता ही है, मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम था ये। इलेक्शन से पहले काफ़ी इस पे चर्चा हो रही थी, उसके बाद ज़्यादा नहीं हुए। तो बुलेट ट्रेन जो था इंडिया का फर्स्ट हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट रहेगा, which would be from which would be connecting the मुंबई टू अहमदाबाद। और 508 किलोमीटर का ये लॉन्ग जर्नी रहेगा, इसको बुलेट ट्रेन के थ्रू कवर किया जाएगा। तो जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियन रेलवे एंड जापान शिंकानसेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन के अंदर जो मैगलेव टेक्नोलॉजी है जिससे वो ट्रेन चलती है वो इंडिया के अंदर आएगा। तो एक एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि इससे जो है फर्दर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो इंडिया में होगा, और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाओ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि वहाँ पे हमने लोथल पढ़ा था, ठीक है। लोथल जो था कह सकते हैं इंडिया का पहला डॉकयार्ड बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग एक मैरीटाइम म्यूजियम बनाने की बात कर रहे हैं, which would act as an independent research center for underwater archaeology and for reconstruction of maritime history, archaeology of boat building and materials traded, ठीक है। तो जो लोथल सिटी है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो हिस्ट्री है उसको ट्रेस करने की कोशिश किया जाएगा, और कुछ जो सैल्वेज्ड मटेरियल थे, शिपरेक्स थे जो कि मिले थे यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। और इसके लिए टेक्निकल गाइडेंस जो मिल रही है हमें पोर्टुगीज मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम से मिल रही है। तो दैट्स इट अबाउट इट। इसके साथ इसका एंड होता है यहाँ पे।
तो ये था गुजरात।